गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीनो क्लासेस में। आज हमें बीएनएसएस की सीरीज का सेक्शन नंबर 159 पढ़ना है। इससे पहले हम 158 तक कवर कर चुके हैं। सेक्शन 1 से हमने स्टार्ट किया था और 158 तक हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 159। देखो, कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं लाइक जो डिफरेंसेस की सीरीज हमने बनाई है, लाइक हमने बीएनएस कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके 358 तक कंप्लीट पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे बीएनएस कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, तो आप एमडीनो क्लासेस की एक बीएनएस की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। वहां पे सेक्शन 1 से लेके एंड तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये हमारी क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं, ये न्यूसेंस के बारे में हमें बताता है कि न्यूसेंस होने पर क्या प्रोसीजर मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा अपनाया जाएगा, कौन इसके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 159। देखो, 159 हमें बता रहा है कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, कि जो लिखित में आदेश दिए गए हैं उनके बारे में मैजिस्ट्रेट की क्या पावर दी गई है। देखो क्या कहा, जहां मैजिस्ट्रेट 158 में किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, कि जब मैजिस्ट्रेट ने 158 में एक स्थानीय अन्वेषण का आदेश दिया था और तो और जो एक्सपर्ट है उनकी एग्जामिनेशन और एक्सपर्ट को सम्मन करने का भी ऑर्डर दिया था, देन मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश प्रदान करें जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो ऐसी उसके बेनिफिट के लिए चीजें बताए कि उसको आगे क्या कंटिन्यू काम करना है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बताए कि वेयर द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स अ लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 158, द मैजिस्ट्रेट में furnish such person with the such written instruction as may seem necessary for his guidance। तो जो उसके लिए आवश्यक है उसके बारे में प्रॉपर उसको गाइडेंस देगा। कौन देगा? मैजिस्ट्रेट देगा। देन सेकंड पॉइंट कहता है कि मैजिस्ट्रेट ये डिक्लेरेशन करे कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कुछ हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। मतलब मैजिस्ट्रेट को ये चीज भी क्लियर बतानी पड़ेगी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करने में खर्चा आया है वो एक्चुअल में किस पर्सन को देना है, क्या एक ही पर्सन को पूरा खर्चा देना है या कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो ये हमें बताया है सबसेक्शन 1 में 2 क्लोज कि मैजिस्ट्रेट को ऐसी गाइडेंस देनी पड़ेगी और मैजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ेगा कि ये खर्चे किसके द्वारा व्यय किए जाने हैं। देन सबसेक्शन 2 में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट के मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है। जब ये रिपोर्ट आएगी उसको हम एज एन एविडेंस यूज करेंगे, उसको एविडेंस के रूप में पढ़ा जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रीड एज एन एविडेंस इन दिस केस। तो उस केस में हम इस रिपोर्ट को एज अ एविडेंस साक्ष्य के रूप में यूज ले सकते हैं। देन सबसेक्शन 3 कहता है कि जहां मैजिस्ट्रेट 158 के तहत किसी विशेषज्ञ को बुलाता है, हमने पढ़ा था 158 का सेकंड क्लोज जहां पे हम एक्सपर्ट को सम्मन कर रहे थे और उनकी एग्जामिनेशन कर रहे थे। देन जब हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसकी जांच करते हैं, कौन कर रहा है, कौन बुला रहा है? मैजिस्ट्रेट बुला रहा है और मैजिस्ट्रेट ही जांच कर रहा है। मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे सम्मन और परीक्षा की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा। एक्सपर्ट को बुलाने में, उसके एग्जामिनेशन करने में भी जो खर्चा आ रहा है, मैजिस्ट्रेट इस चीज के बारे में भी बताएगा कि एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस किसके द्वारा पे किए जाएंगे। वेयर द मैजिस्ट्रेट summons and examines an expert under section 158, the magistrate may direct by whom the cost of such summoning and examination shall be paid, कि जो सम्मन करने में, एग्जामिनेशन करने में जो खर्चा आ रहा है वो एक्चुअल में किस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा, इसके बारे में भी मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा, मैजिस्ट्रेट बताएगा। देन अपनों ने पढ़ा 159, अब हम पढ़ रहे हैं 160। 160 कहते हैं प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट, मतलब कि प्रोसीजर बता रहा है जो आदेश दिया गया है उसको आत्यांतिक होने में, पूर्ण होने में या
एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबेड, और उसकी अवज्ञा के क्या परिणाम निकलते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया अगर आप उसकी अवज्ञा करते हो तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 कहते हैं जब किसी ऑर्डर को सेक्शन 155 या 157 के तहत पूर्ण बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को इसकी सूचना देगा। क्या कर रहा है मैजिस्ट्रेट? नोटिस भेज रहा है, सूचना दे रहा है किसको? जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया था। अब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने 155 और 157 में ऑर्डर दिया है, अब हम उसको उस चीज का नोटिस देंगे और उससे आदेश द्वारा निर्देशित कार्य करने की अपेक्षा करेगा। अब देखो, मैजिस्ट्रेट ने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर दिया है उसको इस चीज का नोटिस देगा कि तेरे खिलाफ ये आदेश दिया गया है और अब जो तेरे को काम करने के लिए कोर्ट ने कहा है वो तुझे काम करना पड़ेगा। मतलब कोर्ट उससे चाहता है कि जो मैंने ऑर्डर दिया है तुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नोटिस में तय किए जाने वाले समय के भीतर और उसे सूचित करे कि अवज्ञा के मामले में वह बीएनएस, ये 223 है, बीएनएस के सेक्शन 223 द्वारा प्रदान किए गए दंड के खिलाफ उत्तरदायी होगा। मतलब कि अगर मैजिस्ट्रेट आपको कह रहा है कि ये काम करना पड़ेगा और नहीं करते हो तो बीएनएस के सेक्शन 223 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और लास्ट की वीडियो, जस्ट इससे एक दिन पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसमें देख लो, क्योंकि मैंने 223 सेक्शन बीएनएस का एक्सप्लेन किया है, वहां पर बताया है कि लोक सेवक के आदेश को अगर आप नहीं मानते हो, उसका डिसओबे करते हो, इनकार करते हो, देन आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई लोक सेवक, कोई मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है और उस ऑर्डर को नहीं मानते हो, उसका डिसओबे करते हो, तो 223 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेना कि क्या कहा। व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 155 और 157, द मजिस्ट्रेट शैल गिव नोटिस the same to the person against whom the order, किसको नोटिस दे रहे हैं? जिसके अगेंस्ट हमने ऑर्डर दिया है। the order was made and shall further require him to perform act directed by the order, और जो ऑर्डर दिया है उसको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट आपसे चाह रहा है कि उस काम को जो मैंने बताया है वो आपको करना पड़ेगा। विद इन टाइम टू बी फिक्स्ड इन द नोटिस, जो टाइम नोटिस में फिक्स किया है उस टाइम के अंदर, एंड इन्फॉर्म हिम, और उसको इन्फॉर्म करेगा दैट इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, और उसको ये भी चीज बताएगा कि जो मैंने काम कहा वो तूने नहीं किया, डिसओबे किया है, ही शैल बी लायबल, तो वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए। कौन सी पेनल्टी के लिए? जो सेक्शन 223 बताया है, 223 कौन सा? बीएनएस का। अगर उसने डिसओबे किया तो 223 बीएनएस के सेक्शन में उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में 223 बता दिया, अब 223 आपको बता दिया, तो यहाँ पर इस सबसेक्शन के खत्म होने के बाद जस्ट इसके साथ लिख दो बीएनएस का सेक्शन 223, ये टाइटल है और इसमें ये पनिशमेंट बताई है। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में सुनना, यदि ऐसा काम नियत समय के भीतर नहीं किया जाता, जो टाइम हमने अभी सबसेक्शन 1 में बताया, अगर उस टाइम के अंदर आप वो काम नहीं करते हो तो मैजिस्ट्रेट उसे निष्पादित करवा सकता है। अब मैजिस्ट्रेट ने आपको कहा कि आप करो, आप नहीं करते हो तो अब मैजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग वो काम करवा लेगा और उसके निष्पादन की लागत, अब मैजिस्ट्रेट जब उस काम को करवा रहा है तो जितना भी खर्चा आएगा उसके आदेश द्वारा हटाई गई किसी इमारत, सामान या अन्य संपत्ति की बिक्री से वसूल कर सकता है। कि जब हमने आपको ईमानदारी से कहा कि आप इस काम को करो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको नहीं करते, डिसओबे करते हो, तो अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जिस प्रॉपर्टी के बारे में, जिस इमारत, जिस भवन के बारे में न्यूसेंस वगैरह हुआ था, अब हम उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और जो हमारा खर्चा आया है हम उससे वसूल कर लेंगे। या ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य
मूवेबल प्रॉपर्टी को मैजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के भीतर या उसके बाहर संकटग्रस्त करने या बेचने से यदि ऐसी अन्य संपत्ति और अधिकार क्षेत्र के बिना है तो आदेश उस मैजिस्ट्रेट द्वारा समर्थित होने पर उसकी कुर्की और बिक्री को अधिकृत करेगा जिसके स्थानाधिकार क्षेत्र में संपत्ति है संलग्न किया गया पाया गया है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, खुद के जेब से तो खर्चा भुगतने से रहा, अब आपकी ही प्रॉपर्टी को बेचेगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लेगा और एक्सपेंसेस पूरे करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाती है तो उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो ये हमें बताता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में कहा कि डिसओबे करोगे तो बीएनएस 223 में पनिशमेंट मिलेगी। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो हम आपकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना खर्चा पूरा कर लेंगे। देन सबसेक्शन 3, इस धारा के तहत गुड फेथ से की गई किसी भी बात के संबंध में कोई केस नहीं किया जाएगा कि जब मैजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है, कोई गुड फेथ में प्रोसीडिंग कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते हो। नो सूट shall lie in respect of anything done in good faith under this section। तो गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग हो रही है देन हम उनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते। देन आता है 161, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कहता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश। व्यादेश या एक तरीके का स्टॉप, काम को स्टॉप करने का ऑर्डर। पेंडिंग इंक्वायरी, कि जब तक इंक्वायरी मजिस्ट्रेट की पेंडिंग चल रही है तब तक क्या किया जाएगा, इंजंक्शन दे दिया जाएगा। मतलब जो काम चल रहा है एक बार के लिए उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। कि यदि धारा 152 के तहत ऑर्डर देने वाला मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर प्रकार की चोट को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए तो वह उस व्यक्ति को ऐसा व्यादेश निषेधाज्ञा जारी कर सकता है जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया गया था, जैसा कि मामले का निर्णय होने तक ऐसे खतरे या चोट को टालने या रोकने के लिए आवश्यक है। मतलब कि जब तक इंक्वायरी चल रही है, पेंडिंग है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो काम हो रहा है इससे लोगों को खतरा है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक व्यादेश, एक स्टे जारी करेगा जिसका मतलब होता है कि जो काम चल रहा है उसको एक बार के लिए रोक दो। अब देखो यहाँ पे इफ अ मैजिस्ट्रेट making an order under section 152 consider the immediate measure should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind of public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger or injury पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस मैटर। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो मैजिस्ट्रेट स्टे भी दे सकता है या व्यादेश जारी कर सकता है। देन सबसेक्शन 2, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यादेश का तुरंत पालन करने में चूक हो जाती है। अब यहाँ पर भी अगर वो उस ऑर्डर को नहीं मान रहा है देन अपना काम कंटिन्यू कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या उपयोग करवा सकता है वह ऐसे खतरे को टालने, ऐसी चोट को रोकने के लिए उचित समझे। अब जब मैजिस्ट्रेट ने आपको कह दिया कि काम भाई रोक दो, उसके बावजूद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो अब मैजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग उस काम को रुकवाएगा। अब मैजिस्ट्रेट को जो लगता है, उसको सही लग रहा है, उस तरीके से उस काम को रुकवा देगा। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such injunction, the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury। और इंजरी को रोकने के लिए, लोगों को नुकसान होने से बचाने के लिए जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है उन साधनों को वो यूज करके उस काम को रुकवा देगा। देन सबसेक्शन 3, इस धारा के तहत मैजिस्ट्रेट द्वारा गुड फेथ में की गई किसी भी बात के संबंध में कोई केस इंस्टीट्यूट या कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा।
कि जब मैजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन में कोई ऑर्डर दिया है देन आप मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस या प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। इसी के साथ इसी से पहले हमने एक सेक्शन में पढ़ा 160 में सब सेक्शन 3 में कि गुड फेथ में प्रोसीडिंग हुई तो कोई केस नहीं किया जाएगा। 161 के भी सब सेक्शन 3 में पढ़ा गुड फेथ में प्रोसीडिंग की तो देन कोई केस नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 162 कि मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। मैजिस्ट्रेट इस चीज का ऑर्डर दे सकता है कि आप इस पब्लिक न्यूसेंस को ना तो कंटिन्यू करो और ना ही इसको बार बार रिपीट करोगे, ना ही इसको बार बार चालू रखोगे। कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडरलाइन करना, यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है कि डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा या डीएम द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन इस बात के लिए कह सकता है कि पब्लिक न्यूसेंस को ना तो रिपीट करना है और ना ही चालू रखना है? पहला हमारा डीएम, दूसरा हमारा एसडीएम, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट और चौथा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? डीएम के द्वारा। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डीएम द्वारा एम्पावर्ड है। देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या एक और पर्सन हमारे पास आया पुलिस उप आयुक्त, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव न दोहराने या जारी रखने का आदेश दे सकता है, जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है बीएनएस के सेक्शन या बीएनएस में या विशेष या स्थानीय किसी लोकल में, कि अगर किसी भी कानून में पब्लिक न्यूसेंस को प्रोहिबिट बताया है तो कौन कर सकता है? डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त या राज्य सरकार। ये पर्सन्स क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर दे सकते हैं कि किसी भी प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस को ना तो आप कंटिन्यू रखोगे और ना ही चालू रखोगे। कि अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ अ पुलिस empowered by the state government or the district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in BNS or any special or local law। तो यहाँ से हमारा एक प्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक जो पर्सन है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू ना रखने और उसको रिपीट ना करने का ऑर्डर देंगे। देन इसके बाद बात करते हैं 163, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पावर टू इशू ऑर्डर, पावर है ऑर्डर को इशू करने की इन अर्जेंट केसेस, आशंकित या अर्जेंट मामलों में ऑफ न्यूसेंस, जो न्यूसेंस के हैं, और एप्रीहेंडेड डेंजर, और जो आशंकित खतरे वाले मैटर हैं। कि अब ऑर्डर को इशू करना है किस मामलों में? अर्जेंट मामलों में, या ऐसे मैटर जो आशंकित खतरे वाले हैं, उन मैटर में हम क्या करेंगे? इशू ऑर्डर करेंगे। कि क्या कहा? ऐसे मामलों में जहां डीएम, एसडीएम या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त अन्य एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, 3 पर्सन डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसके द्वारा एम्पावर्ड है? राज्य सरकार के द्वारा। किसी राय में इस धारा के तहत कार्यवाही करने और तत्काल रोकथाम के लिए पर्याप्त आधार है या शीघ्र उपचार वांछनीय है, ऐसे मैजिस्ट्रेट मामले के भौतिक तथ्यों को बताते हुए और 153 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने, कुछ प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ आदेश लेने का डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके कब्जे के या उसके प्रबंधन के तहत यदि ऐसा मजिस्ट्रेट ये मानता है कि इस तरह के डायरेक्शन से कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा, परेशानी या चोट लगने, मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए खतरा या जनता की अशांति को रोकने की संभावना है या रोकने की प्रवृत्ति है, दंगा हो सकता है, बलवा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? शीघ्र उपचार करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उस आशंकित खतरे वाले मामले को रोकने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन? जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर है। देन सबसेक्शन 2 ध्यान से देखना, इस धारा के तहत एक आदेश
आपातकाल के मामलों में या ऐसे मामलों में जहां परिस्थितियां उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया गया नोटिस के नियत समय में तामील करने की अनुमति नहीं देती है। एक्स एक पक्षीय रूप में ऑर्डर पारित किया जा सकता है कि जब अगर लगता है कि हमें उस पर्सन को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर बुलाया इतने में तो लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे आपातकाल के मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी कर सकता है। तो सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगाओ एक्स पार्टी ऑर्डर। देखो ये वाला जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं अलग से सेपरेट एक मेंस का क्वेश्चन है आशंकित खतरों के मामलों के बारे में, तो इसको प्रॉपर हमें ध्यान से पढ़ना है। प्री का क्वेश्चंस तो है ही है जिस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, और पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसेक्शन 2 में हमने क्या दिया, एक्स पार्टी ऑर्डर दिया। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं इस धारा के तहत एक ऑर्डर किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में बार बार आने वाले जनता को निर्देशित किया जा सकता है कि इस सेक्शन में जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो एक पर्सन को या पर्सन्स को भी ऑर्डर या डायरेक्ट किया जा सकता है। देन सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट, इस धारा के तहत कोई भी ऑर्डर इसके बनने से, अंडरलाइन करो, 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं होगा। कि इस सेक्शन में 164 में जो ये मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर दे रहे हैं उस न्यूसेंस के बारे में, आशंकित खतरे के बारे में, तो ये ऑर्डर 2 महीने तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। मतलब अगर आज ऑर्डर दिया तो आज से अगले 2 महीने तक ही ये ऑर्डर एग्जिस्टेंस में रहेगा। लेकिन प्रोवाइडेड कहते हैं कि यदि स्टेट गवर्नमेंट मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने या दंगा या किसी झगड़े को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा डायरेक्शन दे सकती है कि इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश बना रहेगा। मतलब कि एक बार तो हमें टाइम दे दिया कि जो आपने ऑर्डर दिया वो 2 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये 2 महीने के इस ऑर्डर को आगे भी कंटिन्यू रखना है तो वो मैजिस्ट्रेट आगे कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन उस तारीख से 6 महीने से अधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि, अंडरलाइन करो एक वर्ड हमें दिया है, 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू जिस दिन मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे आदेश के लिए जैसा अधिसूचना में भी निर्दिष्ट किया जा सके। तो 2 प्री के क्वेश्चन है कि 164 में जो ऑर्डर दिया है वो कितने टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, तो 2 महीने तक। सेकंड थिंग कि क्या इस 2 महीने को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, लेकिन कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, तो अतिरिक्त 6 महीने की अवधि के लिए, मतलब 2 प्लस 6 टोटल कितना हो गया, 8 महीने तक के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, इन एडिशन मानी जाएगी, ये जो अवधि एक्सटेंड की जा रही है ये इन एडिशन अतिरिक्त समझी जाएगी। तो 6 महीने एक्स्ट्रा प्लस 2 महीने टोटल हमारे हो गए 8 महीने, लेकिन 8 महीने का जिक्र आपको कहीं भी नहीं करना, आपको सिर्फ बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग 2 महीने, देन कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 महीने तक के लिए किया जा सकता है। देन सबसेक्शन 5, कोई भी मैजिस्ट्रेट स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर इस धारा के तहत स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट या उसके पूर्ववर्ती कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदेश को रद्द या बदल सकता है। तो मैजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस ऑर्डर को रद्द भी, कैंसिल भी किया जा सकता है और इसमें कुछ संशोधन करके इसको चेंज भी किया जा सकता है। देन सबसेक्शन 6, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर सबसेक्शन 4 के परंतु के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द कर सकती है या बदल सकती है। तो जो सबसेक्शन 4 के प्रोवाइडेड में हमने एक पॉइंट पढ़ा कि 6 मंथ तक और अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है, तो इस पॉइंट को स्टेट गवर्नमेंट खुद भी रद्द कर सकती है या खुद की ऑन डिजायर से, डिस्क्रिशनरी पावर से, या जो विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके कहने पर भी अगर राज्य सरकार को लगता है तो वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है या बदल भी सकती है। देन सबसेक्शन 7, जहां सबसेक्शन 5 या 6 के तहत एक आवेदन प्राप्त होता है, मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जैसा भी आवेदक को उसके सामने पेश होने का शीघ्र अवसर प्रदान करेगी या व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा आदेश के विरुद्ध कारण दिखाकर, और यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है
और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो आवेदन को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर देता है तो वह ऐसा करने के कारणों को अपना लिखित रूप से दर्ज करेगा कि अगर जब आप किसी ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हो तो आपको रिटर्न में लिखित कारण बताने होंगे कि आप इस तरीके का काम क्यों कर रहे हो। तो ये हमारा आज का सेक्शन 163 सॉरी जहां पे मैंने 164 बोला है वो 163 है। इस तरीके का जो ऑर्डर है वो इस सेक्शन में दिया जा सकता है। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो न्यूसेंस है, जो आशंकित खतरे वाले मामले हैं, उनमें कौन कौन ऑर्डर दे सकता है, किस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा या प्रोसीजर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 164 से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर 11 को खत्म कर देंगे। मेंस के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हमने इसको थोड़ा स्लो किया है ताकि आप साथ के साथ इनको याद करते जाओ। देखो मैं ये चीज आपको 3 से 4 घंटे में या 5 घंटे में भी पूरा बीएनएस करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। देखो जैसे मैं अपनी पेड क्लासेस में बताती हूँ एक एक लाइन, एक एक शब्द, देखो स्टूडेंट्स तो आप भी मेरे और स्टूडेंट्स वो भी मेरे हैं, लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि मैं किसी भी स्टूडेंट की स्टडी के साथ या उसके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती। 4 घंटे की क्लास देख के आप कुछ पॉइंट समझ सकते हो, लेकिन जब एक एक लाइन, एक एक शब्द हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास या हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो इसलिए धीरे चलो बट कंटिन्यू चलते रहो, रुकना नहीं है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप बाकी एक्स्ट्रा चीजें देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और इवन एमडीलो क्लासेस पे एक मेंबरशिप चल रही है 59 रुपीज की, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस के एमसीक्यूज वहां पे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वो मेंबरशिप भी आप 59 रुपीज की ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, 500 से 550 बीएनएस के क्वेश्चन, 60 to 90 बीएनएसएस के क्वेश्चन और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आपको वहां पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखो जब आप क्लास ले रहे हो तो आप ये सोचो ना कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में बैठा हूँ, रूम बंद करके क्लास देखा करो, चाहे 20 मिनट की है, चाहे 30 मिनट की है, चाहे 10 मिनट की है, क्लास तो क्लास है, नॉलेज तो आपको मिल रही है। तो इसके लिए आप जब भी क्लास में एंट्री लेते हो, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, मैं उनकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका रेगुलर रूटीन है कि वो गुड इवनिंग जरूर करते हैं। तो क्लास एंट्री लेते हो क्लास में तो आपका गुड इवनिंग आता है, तो जब क्लास ड्रॉप करते हो, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्लास कैसी लगी है उसके लिए भी एक कमेंट्स कर दिया करो। और आप किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से मेरी क्लास देख रहे हो उसके लिए भी आप मुझे बताया करो, ताकि मैं आपके इन मैसेजेस से और मोटिवेट होके जितना ज्यादा हो सके आपके लिए चीजें लेकर आऊं। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है और हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।